हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 के सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज द रिजल्टेंट ऑफ टू concurrent forces is perpendicular to the smaller force. Angle between the forces is 120 degree. If the bigger force is 60 Newton, find the smaller force. तो दो फोर्सेस लेनी है और उनके बीच में एंगल्स आपके पास दे रखे हैं। लेट्स सपोज दिस इज द फर्स्ट फोर्स एंड दिस इज द सेकंड फोर्स। लेट्स सपोज दिस इज F1 एंड दिस इज F2। सो यहाँ पर एक फोर्स स्मॉलर फोर्स दे रखी है, तो लेट्स सपोज F2 इज स्मॉलर फोर्स। अगर हम F2 को स्मॉलर फोर्स ले लें तो यहाँ पर जो हमारा जो रिजल्टेंट आने वाला था, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। जो रिजल्टेंट फोर्स, लेट्स सपोज this will be the resultant force this is R, this is inclined at 90 degree, this is the perpendicular to F2। स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स है। एंगल बिटवीन टू फोर्सेस F1 एंड F2 इज 120 डिग्री। इफ द बिगर फोर्स, जो बिगर फोर्स है, लेट्स सपोज F1 इज द बिगर फोर्स। F1 हमारे पास 60 न्यूटन दे रखा है और F2 निकालना है। तो एंगल दे रखा है और अगर यहाँ पर हम देखें ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो हमारे पास रिजल्टेंट और F1 के बीच में जो एंगल आ रहा है दैट इज़ 30 डिग्री। 90 प्लस 30 इज़ 120। दोनों फोर्सेस के बीच में हमारे पास यहाँ पर जो एंगल दे रखा था वो था 120 डिग्री, और जो रिजल्टेंट और F2 के बीच में जो फोर्स के बीच में जो एंगल आया है वो 90 डिग्री है। तो बचा हमारा जो एंगल 30 डिग्री विद F1 फोर्स। तो इसी के साथ हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें एंगल पता चल गया है कि रिजल्टेंट का एंगल। अब जब हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ी थी, लॉ ऑफ फोर्सेस में, तो वहाँ पर हमने जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कैलकुलेट की थी विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल एक्सिस के रिस्पेक्टिव में। जब हम डायरेक्शन निकालते हैं तो टेन ऑफ अल्फ़ा शुड बी इक्वल टू, तो वहाँ पर जो हमने फॉर्मूला निकाला था दैट वाज F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 ऑफ कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम बात करें अगर थीटा की, तो थीटा इज़ द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। अब टू फोर्सेस के बीच में जो यहाँ पर एंगल बन रहा है दैट इज़ 120 डिग्री। तो थीटा हमारा 120 डिग्री होगा। F1 की वैल्यू हमें पता है, F2 की वैल्यू निकालनी है, और अल्फ़ा जो है वो हमारा रिजल्टेंट है, उसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल एक्सिस, और वो है 30 डिग्री। यहाँ से हमें पता लगा कि 30 डिग्री है। दिस इज़ अल्फ़ा। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, जो जो वैल्यू हमें पता है। टेन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू 30 डिग्री है, इज़ इक्वल टू F2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो F2 एज इट इज़ रखेंगे। और थीटा हमें पता है, थीटा साइन थीटा इज़ 120 डिग्री अपॉन F1 की वैल्यू हमें 60 पता है, और F2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कॉज ऑफ 120 डिग्री। तो यहाँ से टेन ऑफ 30 डिग्री शुड बी इक्वल टू F2 इंटू साइन 120 डिग्री जो है वो 0.866 होता है, एंड अपॉन 60 प्लस F2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और कॉज
120 की बात करें तो दैट इज़ माइनस ऑफ 0.5। अब जो 10-30 डिग्री है उसकी वैल्यू होती है 0.577 शुड बी इक्वल टू दिस इज 0.866 F2 अपॉन 60 माइनस 0.5 टाइम्स ऑफ F2। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन जो बनेगी दैट विल बी 0.577 multiplied by 60 minus 0.5 F2 should be equal to 0.866 F2। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 0.77 मल्टीप्लाई बाई 60 हो जाएगा, दैट विल बी 34.62 माइनस and 0.5 into 0.577 that will be equal to 0.2885 F2। this should be equal to 0.866 F2। अब जो F2 वाली जो टर्म्स है यहाँ पर दिस टर्म एंड दिस टर्म, इसको इक्वल के एक तरफ कर देते हैं और बाकी अदर टर्म्स को हम इक्वल के दूसरी तरफ कर देंगे। तो यहाँ से 34.62 should be equal to 0.866 F2। अब यहाँ से मैं इस टर्म को इक्वल के उधर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये नेगेटिव है साइन, इक्वल के उधर जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 0.2885 ऑफ F2 विच इज़ इक्वल टू 34.62 should be equal to 1.1545 of F2। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1.1545 F2। और यहाँ से अगर F2 कैलकुलेट करें, ये F2 के साथ 1.1545 मल्टीप्लाई हो जा रहा है, इक्वल के इधर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो F2 जो आएगा 34.62 अपॉन 1.1545। अब यहाँ से जब हम F2 कैलकुलेट करेंगे तो F2 जो है वो 30 न्यूटन आने वाला है। सो दिस इज़ द आंसर, यही हमें निकालना था। स्मॉलर फोर्स जो हम ले रहे थे F2 वो कैलकुलेट हमने कर दिया, दिस विल बी इक्वल टू 30 न्यूटन। सो दिस वाज द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप दोबारा से वीडियो रिवाइंड करके देखें। Now our next question is, two forces whose magnitudes are in the ratio of 3:5। दो फोर्सेस है, उनका जो मैग्नीट्यूड का रेशियो है 3:5 दे रखा है एंड रिजल्टेंट की वैल्यू दे रखी है 35 न्यूटन। इफ़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज़ 60 डिग्री, दोनों के बीच में जो एंगल थीटा जो है वो 60 डिग्री दे रखा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो हमारे पास जैसे कि दो फोर्सेस दे रखी है, सो लेट्स ड्रॉ टू फोर्सेस, वन इज दिस एंड अनदर वन इज दिस। Here let's suppose this is the F1, this is F2, and angle between these two is theta, which is given as 60 degree. The value of resultant is also given 35 Newton, and we have given the ratio between two forces, दोनों forces के बीच में ratio दे रखा है, that is F1:F2, that is 3:5। अगर हम यहाँ से रेशियो निकालें F1/F2 का तो वो 3/5 आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम F1 की वैल्यू निकालें तो 3/5 इंटू F2। अब इस इक्वेशन को हमें ध्यान में रखना है और आगे जब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। सो रिजल्टेंट हमारे पास गिवन है, दो फोर्सेस गिवन है, तो अगर हम इन दोनों फोर्सेस से पैरेललोग्राम लॉ बनाए तो हम पैरेललोग्राम लॉ की जो रिजल्टेंट है
वो डायगनल होती है, उसकी इक्वेशन अगर लिखे कि नहीं, इस फॉर्मूला को हम कोई दो कॉन्कुरेंट फोर्सेस मींस दो, ये फर्स्ट फोर्स है, ये सेकंड फोर्स है और ये एक पॉइंट पे मिल रही है, तो ये दोनों कॉन्कुरेंट फोर्सेस है। अगर दो फोर्सेस कॉन्कुरेंट फोर्सेस, उनके बीच में अगर आपको एंगल पता है, उनके मैग्नीट्यूड पता है, तो आप रिजल्टेंट जो है इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉज ऑफ थीटा एंड होल अंडर रूट। अब यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करेंगे। रिजल्टेंट की वैल्यू हमें पता है 35 दे रखी है, और बाकी जो फोर्सेस है उनकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। F1 की वैल्यू हमें यहाँ से कैलकुलेट की है 3/5 इंटू F2 दिस होल स्क्वेयर प्लस F2 होल स्क्वेयर प्लस 2 इंटू F1 की जगह हम 3/5 F2 इंटू F2 कॉज 60 डिग्री। अब जो थीटा है वो 60 डिग्री दे रखा है। सो दिस विल बी इक्वल टू 35 इक्वल टू, दिस इज 3 स्क्वायर 9 and 5 square 25 and F2 square plus F2 square plus this is 2 into 3 6/5 F2 into F2 square into cos of 60 is 0.5 this whole under root. Now 35 equal to, एंड यहाँ पर अगर हम इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लें, फर्स्ट दिस टर्म एंड दिस टर्म, तो एलसीएम जो है हमारा 25 आने वाला है। 25, सो दिस विल बी 9 F2 स्क्वायर प्लस दिस इज 25 F2 स्क्वायर प्लस दिस इज 6 इंटू 0.5, दिस इज 3/5 F2 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। This is 35 equal to 9 plus 25 is 34/25 F2 square up plus 3/5 F2 square. This will be whole under root. Now this equation, by solving we will get the LCM 25 and this is 34 F2 whole square plus this is 5 into 3, that will be 15 F2 whole square whole under root. 35 is equal to, by solving this equation, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आने वाली है that will be this term, और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें this will be 7/5 under root of 49 is 7 and under root of 25 is 5 and this F2 square and under root get cancel, this will be F2, so F2 will be 35 into 5/7. By calculating this we will get 5 into 5 25, so F2 will be 25 Newton and we know that हमने पहले ही कैलकुलेट कर रहा है कि F1 जो है वो 3/5 इंटू F2 है। अब F2 की वैल्यू अगर यहाँ 25 पुट करें तो ये हो गया 3/5 इंटू 25, दिस इज़ 5 इंटू 5 इंटू 3 इज़ 15 न्यूटन। सो यहाँ से F1 की वैल्यू कैलकुलेट करके जो आ रही है दैट इज़ 15 न्यूटन। सो दिस वाज द प्रॉब्लम। तो फर्स्ट हमने क्या कैलकुलेट किया, फर्स्ट आपके पास रेशो दे रखा था, उस रेशो से हमने कैलकुलेट किया F1 की वैल्यू, और F1 की वैल्यू फिर हमने फार्मूला में पुट की। थीटा आपको गिवन था, रिजल्टेंट आपको गिवन था, वो वैल्यू पुट की और सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल कैलकुलेशन थी। कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद हमारे पास F2 की वैल्यू पता लगी, F2 के बाद हमने F1 निकाल दिया। तो ये दिस वाज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में दिया है आपके पास द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस P एंड Q इज R इफ Q इज डबल्ड। फर्स्ट केस है कि Q को अगर डबल करें तो R भी डबल हो रहा है। इफ़ Q इज़ रिवर्स्ड R इज़ अगेन डबल। अगर Q को डबल कर रहे हैं तो R डबल हो रहा है,
केस 2 में क्यू को रिवर्स कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, तो तब भी आर की वैल्यू डबल हो जा रही है। तो हमें शो करना है, प्रूफ करना है कि आर इज इक्वल टू पी, और ये रेशियो हमें निकालना है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। अब पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग अगर इक्वेशन देखें तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू f1 स्क्वेयर प्लस f2 स्क्वेयर प्लस 2f1 f2 कॉज ऑफ थीटा। अगर यहाँ पर f1 की बात करें, f1 अगर p है और f2 q है, तो इक्वेशन जो है वो इस तरह से बनने वाली है, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कॉज ऑफ थीटा। ओके, लेट्स सपोज दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब केस 1 जो हमें बोल रहा है कि केस 1, अगर हम q को डबल कर दें, 2 टाइम्स ऑफ q, तो हमारे पास जो r है वो भी 2 टाइम्स ऑफ r हो जा रहा है। तो ये वैल्यू पुट करते हैं, r की जगह 2r पुट करते हैं, p इज r 2r स्क्वेयर इज इक्वल टू p की वैल्यू सेम है p स्क्वेयर, एंड q की वैल्यू डबल है प्लस 2p इंटू 2q कॉज ऑफ थीटा। इसको कैलकुलेट करें तो ये आ गया 4r स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस 4q स्क्वेयर प्लस 4pq cos of theta. Let's suppose this is the second equation. अब जो केस 2 है, केस 2, अगर q की वैल्यू रिवर्स कर दी जाए, q इज़ नेगेटिव ऑफ q, और फिर r हमारा फिर से डबल हो जा रहा है, तो सेम वैल्यू अगर यहाँ पर हम इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है, r की जगह 2r पुट करेंगे एंड p इज़ सेम फॉर दिस केस आल्सो, लेकिन q की वैल्यू हम रिवर्स करें, माइनस ऑफ q कर रहे हैं, 2 इंटू पी इंटू माइनस क्यू इंटू कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर आ गया 4r स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर, दिस इज माइनस माइनस गेट प्लस, क्यू स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2pq कॉज ऑफ थीटा। अब ये जो इक्वेशन बनी है ये थर्ड इक्वेशन बनी है। अब इन इक्वेशंस को आपने ध्यान से रखना है, क्योंकि इन्हीं इक्वेशन के बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आगे जो कैलकुलेशन होगी इन्हीं इक्वेशन के बेस पे होगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें इस इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन को, तो इसमें ये जो 2pq कॉस थीटा टर्म है, 2pq कॉस थीटा टर्म है, एक प्लस की है एक माइनस की है। तो अगर इन इक्वेशन को ऐड किया जाए, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये इक्वेशन 1 है। और जो इक्वेशन थर्ड है दैट इज़ 4r स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस 2p कॉज ऑफ थीटा। सो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने से क्या हो रहा है, ये वाली जो टर्म है वो कैंसिल हो जा रही है, और यहाँ पर आ रहा है 5r स्क्वेयर शुड बी इक्वल टू 2p स्क्वेयर प्लस 2q स्क्वेयर। सो दिस इज़ द इक्वेशन, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन जा रही है। अब क्या करना है, अब आपको एडिंग इक्वेशन 2 एंड 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 3। अब यहाँ पर अगर हम देखें इक्वेशन 2 दैट इज़ 4r स्क्वेयर पी स्क्वेयर प्लस 4q स्क्वेयर प्लस 4pq कॉस थीटा, एंड यहाँ पर अगर थर्ड में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये भी, ये वाली जो टर्म है माइनस 2pq कॉस थीटा, ये हमारी 4pq कॉस थीटा हो जाएगी, और दिस टर्म विल बी इक्वल टू दिस, और ये ऑपोजिट साइन है तो ये कैंसिल किए जा सकते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 2, जो सेकंड इक्वेशन है वो हमारी 4r स्क्वेयर पी स्क्वेयर प्लस 4q स्क्वेयर प्लस 4pq कॉस थीटा है, एंड जो हमारी थर्ड इक्वेशन है उसमें अगर 2 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो थर्ड इक्वेशन विल बी 2 टाइम्स ऑफ 4 8r स्क्वेयर 2p स्क्वेयर प्लस 4q स्क्वेयर माइनस 4pq कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ से इक्वेशन जो हमारे पास बन रही है
दैट इज इक्वल टू, ये टर्म कैंसिल होगी, दिस विल बी इक्वल टू 12r² इज इक्वल टू 2 प्लस 1, दिस इज 3p², और ये 4 + 4, 1 minute, this is not 4, this is 2 only, 2 + 4, this is 6q²। अब यहाँ से अगर हम देखें तो तीन को कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से अगर 3 कॉमन ले तो यहाँ पर बच गया 4r² इज इक्वल टू, 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पर 1 बचा है, प्लस 3 कॉमन लिया यहाँ से तो 2 बचा है। नाउ दिस इक्वेशन, वी गेट दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 5। अब अगर हम इक्वेशन 4 और 5 को थोड़ा कंपेयर करें, यहाँ पर अगर हम इक्वेशन 4 से 5 को सब्सट्रैक्ट करें, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम 4, तो इक्वेशन जो 4 है दैट इज़ 5r² इज इक्वल टू 2p² प्लस 2q², और जो हमारी 5th इक्वेशन है दैट इज़ 4r² p² प्लस 2q²। अब यहाँ सब्सट्रैक्ट करनी है तो नेगेटिव साइन ले रहा हूँ, तो ये हो गया पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये इक्वेशन हमारी ये जो टर्म है ये हमारी कैंसिल हो जाएगी, दिस टर्म। तो हमारे पास जो बच रहा है वैल्यू 5 - 4 दैट विल बी r² एंड विच विल बी इक्वल टू p²। तो टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी r इज़ इक्वल टू p। तो यहाँ से सॉल्व करने पर जो हमारी एक जो टर्म है, एक फर्स्ट जो इक्वेशन थी वो हमारी यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है, फर्स्ट इक्वेशन, तो ये वैल्यू हमारी आ चुकी है फर्स्ट वाली। अब सेकंड वाली इक्वेशन हमें निकालनी है, r इक्वल टू p हमने कैलकुलेट कर दिया है। अब ये जो वैल्यू आई है r इक्वल टू p, अब इसको अगर हम इक्वेशन 4 में डालें, पुट r इक्वल टू p इन इक्वेशन 4, अब r की जगह हम p की वैल्यू पुट करेंगे, दिस विल बी 5p² इज इक्वल टू 2p² प्लस 2q²। अब जो p वाली जो टर्म्स है यहाँ पर, जैसे 5p², 2p², इनको इक्वल के एक तरफ कर लेते हैं, तो 5p² माइनस, अब ये जो 2p² था यहाँ पर वो यहाँ पर प्लस का था और इक्वल के इधर ले जाके ये माइनस का हो जाएगा, -2p² शुड बी इक्वल टू 2q², और ये 5 - 2 ये हो गया हमारा 3p² विच इज़ इक्वल टू 2q²। अब टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, दिस विल बी 3p² इज इक्वल टू अंडर रूट 2q²। अब यहाँ से अंडर रूट 3 और p² अंडर रूट ये कैंसिल हो जाएगा तो p बचेगा, और हमारा यहाँ बचेगा अंडर रूट 2q। तो यहाँ से अगर p की वैल्यू कैलकुलेट करें तो p या q की वैल्यू कैलकुलेट करें तो दिस इज 3√2 विच इज़ इक्वल टू q। तो q की वैल्यू ये आ जाएगी। अब अगर हम p रेशो q रेशो r ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर p एज इट इज़ रखेंगे, q की वैल्यू हमें पता है, r की वैल्यू हमें पता है, तो वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से q की वैल्यू है 3/√2 टाइम्स ऑफ p, और लास्ट में r की जगह हम लिख सकते हैं p। तो इस रेशो को कैलकुलेट करने के लिए अगर हम यहाँ पर हर एक टर्म के साथ, यहाँ पर हर एक टर्म के साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, अगर हम √2 मल्टीप्लाई करें और p डिवाइड करें, √2 मल्टीप्लाई करना है और p डिवाइड करना है, तो रेशो पे कोई फ़र्क नहीं आने वाला। √2 मल्टीप्लाई बाय √3/√2 p डिवाइडेड बाय p इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय p, तो रेशो पे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो यहाँ से p कैंसिल हो गया, दिस इज √2
इस टू √2 से √2 कैंसिल हो गया है और p से p कैंसिल हो गया है, तो ये बचा √3 और लास्ट में p/p=1। सॉरी, यहाँ पर √2 भी आपका मल्टीप्लाई होना था, लास्ट में √2। सो तो सेकंड जो हमारी डिमांड थी कि रेशो p/q शुड बी इक्वल टू √2:3 √3:√2, तो ये हमने सॉल्व कर दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी है। हमें रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में थोड़ा डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कैसे करते हैं। सो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस डिस्कस करने से पहले हमें क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस करना है। क्वाड्रेंट फर्स्ट, दिस इज़ क्वाड्रेंट सेकंड, एंड दिस इज़ क्वाड्रेंट थर्ड, एंड दिस इज़ क्वाड्रेंट फोर्थ। अब 4 क्वाड्रेंट आपके पास है, तो फोर्सेस जो है 4 क्वाड्रेंट्स में हो सकती है। तो इनके कंपोनेंट करने को हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। लेट्स सपोज दीज आर द पुल फोर्सेस। अगर हम पुल फोर्सेस की बात करें तो एरो हेड जो है आउटवर्ड होगा, ये इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है जो हमारा ओरिजिन है। यहाँ पर पॉइंट को हमने ओरिजिन मान लिया है, तो जहाँ पर भी फोर्सेस एक्ट कर रही होगी, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे आप हर जगह ओरिजिन मान सकते हैं और क्वाड्रेंट वहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। अब ये इम्पॉर्टेंट है, वो हम देखने वाले हैं कि कैसे हम कंपोनेंट करेंगे। सो जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, अगर आपकी जो फोर्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो एंगल जो है वो कुछ भी हो सकता है। एंगल हमने हमेशा हॉरिजेंटल से लेना है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आप सॉल्व करें इक्वेशन, तो एक एक्सिस पकड़ के चले। अब हॉरिजेंटल एक्सिस मैं ले रहा हूँ, तो हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ जो फोर्स है वो एंगल यहाँ पर थीटा बना रही है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर भी थीटा बना रही है विद हॉरिजेंटल। अब हम जो भी एंगल ले रहे हैं वो हॉरिजेंटल के साथ ही ले रहे हैं। अब जो हॉरिजेंटल एक्सिस है वो हमेशा हमारी ये वाली एक्सिस होगी, ये एक्सिस होगी, ये एक्सिस होगी। क्वाड्रेंट चाहे कोई भी हो तो हॉरिजेंटल एक्सिस यही रहने वाली है। तो हम इसके साथ ही एंगल जो लेंगे फोर्स का वो थीटा, वो काउंट करेंगे। अब यहाँ अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोर्स है और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है, तो जब भी हम कंपोनेंट करते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि फोर्स जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बनाती है तो उसके अलोंग उसका जो कंपोनेंट है वो हमेशा कॉस का आता है। लेट्स सपोज दिस इज़ द फोर्स एफ। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा इस फोर्स का दैट विल बी एफ कॉस थीटा। और जहाँ पर कॉज आया तो उसके 90 में जो एंगल बनेगा उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हम उस मेथड से हम रेजोल्यूशन करेंगे हमेशा। तो यहाँ जो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा वो साइन का कंपोनेंट आएगा। तो यहाँ पर अगर हम जनरल देखें तो जो फोर्स है वो हमारी इसके बीच में आ रही है, दोनों कंपोनेंट के बीच में। अब जो फोर्स का जो इफ़ेक्ट था वो ख़त्म हो गया है, तो हमें अब कैलकुलेशन में इस एफ फोर्स को काउंट नहीं करना है, अब हम इसके कंपोनेंट ही काउंट करने वाले हैं। अब अगर कंपोनेंट के साइन यहाँ पर देखें, साइन कन्वेंशन, तो साइन में क्या होगा कि ये एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये पॉजिटिव आने वाला है और ये वाला जो कंपोनेंट है वो नेगेटिव आने वाला है। तो इन द सेंस कि अगर फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है तो हम उसको अज्यूम कर सकते हैं कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये जो फोर्स है ये फोर्स हमारी एफ फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इसके कंपोनेंट जो है जैसे हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले कंपोनेंट किए तो इस तरह के कंपोनेंट वहाँ पर आने वाले हैं। ये तो हो गया एक मेथड। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ट्राइंगल बेस्ड पे कंपोनेंट करना भी पसंद करते हैं। तो ट्राइंगल बेस पे कंपोनेंट करने का क्या आपका मेथड रहेगा कि आपको ट्राइंगल बनानी है, यहाँ ये फोर्स लग रही है, दिस फोर्स एफ हॉरिजेंटल के साथ जो ये एंगल बना रही है, जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, लेट्स सपोज ये एक्सिस है, इसके साथ एंगल बना रही है, तो ये हमेशा कॉस का कंपोनेंट रहेगा, कॉस थीटा। एंड जो इसके साथ परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट रहेगा दैट विल बी एफ साइन थीटा।
अब यहाँ पर देखें तो जो यहाँ पर हमारे जो एफ साइन थीटा था वो पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में तो प्लस आ रहा है, तो यहाँ पर भी वो ऊपर को वर्टिकल जा रहा है तो ये प्लस आएगा, और ये इधर को जा रहा है तो ये प्लस आएगा, प्लस एक्स की डायरेक्शन में। तो इस तरह से भी लोग कंपोनेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपोनेंट करने का आपको ध्यान ये रखना है कि जो फोर्स एफ है वो रिजल्टेंट फोर्स है। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं एफ जो है वो रिजल्टेंट फोर्स है, ये हमेशा इन दोनों कंपोनेंट के बीच में ही आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जो एफ फोर्स है वो कंपोनेंट के बीच में ही आएगी, कंपोनेंट आप जिस भी डायरेक्शन में कर रहे हो। तो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर अगर कंपोनेंट कर रहे हैं तो एफ कॉस थीटा का जो एरो है वो इस तरफ को है, एंड एफ साइन थीटा का जो एरो है वो इस तरफ को है। तो इन दोनों का एरो इन ऑर्डर चल रहा है, ये एक डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये एक ऑर्डर में जा रहा है। और जो एफ है वो रिजल्टेंट फोर्स है, जो ट्रायंगल लॉ बोलता है कि रिजल्टेंट फोर्स उसका जो ऑर्डर है वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए बाकी दोनों फोर्सेस के, दोनों साइड्स के। तो यहाँ पर एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा इनका ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज है, और जो एफ कॉस थीटा है इसका जो ऑर्डर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो कुछ लोग इस तरह से भी कंपोनेंट करते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो हॉरिजेंटल के साथ जो हमारा कंपोनेंट आएगा दैट इज़ कॉस का, तो ये अगर एफ फोर्स है तो यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में। ओके, और इसके वर्टिकल जो है कंपोनेंट जो जाएगा वो साइन थीटा जाएगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो कंपोनेंट हम अगर हम हॉरिजेंटल के साथ एंगल ले रहे हैं तो हमेशा हॉरिजेंटल पे कॉस थीटा ही कंपोनेंट आएगा, और जो वाई पे जो कंपोनेंट आएगा वो हमेशा साइन का कंपोनेंट आएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर एक्स की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव आएगी, माइनस एफ कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पर वाई जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वाई जो है वाई का कंपोनेंट प्लस आएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पर हॉरिजेंटल के साथ एंगल बन रहा है तो ये कॉस थीटा आएगा, और इसके परपेंडिकुलर अब जो फोर्स है फोर्स को हमेशा सेंटर में रखना है, जो एफ फोर्स होगी जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स है उसको सेंटर में रखेंगे तो कंपोनेंट हमारे इस डायरेक्शन में आएंगे। अब यहाँ पर जो हमारा साइन है ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव होगा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो जहाँ पर एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ वो कॉस का कंपोनेंट होगा, और जो हमारा वाई एक्सिस परपेंडिकुलर में जो कंपोनेंट बनेगा वो हमारा साइन का कंपोनेंट बनेगा। और इसके अगर हम साइन देखें तो ये हमारा एफ कॉस थीटा प्लस का आएगा, और यहाँ पर जो एफ साइन थीटा है वो हमारा नेगेटिव आने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अगर फोर्स की डायरेक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो इस तरफ को है, तो इस तरफ को जाने वाली जो फोर्स है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स जाएगी उसे हम कंसीडर कर सकते हैं एज सेकंड क्वाड्रेंट। और इस फोर्स के अगर कंपोनेंट करने हो तो हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है उसके साथ एंगल थीटा बन रहा है, तो यहाँ होगा एफ कॉस थीटा कंपोनेंट, और परपेंडिकुलर ऊपर से डालेंगे तो यहाँ पर होगा एफ साइन थीटा। अब जो हम इसके डायरेक्शन की बात करें यहाँ पर, तो जी एफ का डायरेक्शन इस तरफ है, तो हमारा जो एफ साइन थीटा है, एफ साइन थीटा इसका डायरेक्शन इसका ऑपोजिट होना चाहिए, तो ये ऑपोजिट होना चाहिए, तो यहाँ से एरो लगेगा, और दोनों फोर्सेस दोनों कंपोनेंट जो है इन ऑर्डर होने चाहिए। तो इस डायरेक्शन में अगर एफ साइन थीटा एफ के ऑपोजिट है तो हमारा एफ कॉस थीटा भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, इन ऑर्डर ही होना चाहिए। तो इसका कंपोनेंट ये रहा। तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, अगर इस तरह की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ है, तो हम इसको थर्ड क्वाड्रेंट मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कंपोनेंट करने हो तो कंपोनेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ है, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेंगे, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेंगे, ये एंगल थीटा है, और यहाँ से हम परपेंडिकुलर लेंगे, वो एफ साइन थीटा का कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर, और जिसके साथ एंगल बन रहा है वो कॉस का कंपोनेंट आएगा।
तो इसी के साथ डायरेक्शन नीचे है, तो इन ऑर्डर जो है हमें लेना पड़ेगा और ऑपोजिट ऑर्डर में दोनों के कंपोनेंट की डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। जो एफ़ का डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट, तो एफ़ की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ को है, तो जो एफ़ साइन थीटा है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये ऑपोजिट ऑर्डर आएगा तभी। और एफ़ कॉस थीटा जो है सेम एफ़ साइन थीटा की डायरेक्शन में होगा, इन ऑर्डर होगा। अब अगर हम बात करें कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर है और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो एफ़ फोर्स इस तरफ को जा रही है, तो यहाँ पर हॉरिजेंटल जो एक्सिस है उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, और कंपोनेंट जो बनेगा एफ़ कॉस थीटा बनेगा। यहाँ से हम परपेंडिकुलर लेंगे तो वो एफ़ साइन थीटा बनेगा। अब डायरेक्शन इसकी इस तरफ को है एफ़ फोर्स की, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन एफ़ साइन थीटा की होगी और एफ़ कॉस थीटा की इसके ऑर्डर में होगी एफ़ साइन थीटा के। सो दिस वाज द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो ये अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो आप जो अगले आने वाले क्वेश्चंस है जो कि कॉन्करेंट कोप्लानर फोर्स सिस्टम जब हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर आपको ये हेल्प करेंगे। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रखा है थ्री फोर्सेस P, 3P एंड 4P act simultaneously along the three sides AB, BC, AC of an equilateral triangle ABC of side 2 meter. Find the magnitude, direction and position of the resultant of given force system. तो सबसे पहले तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज अब जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी जो साइड्स है वो इक्वल होती है, ऑल साइड्स जो है इक्वल होती है, और इनके जो पॉइंट्स है उनके नाम दे देते हैं, दिस इज़ ए, बी एंड सी। तो यहाँ पर जो फोर्सेस है, फर्स्ट फोर्स पी जो फोर्स है, पी फोर्स वो हमारी ए बी के अलॉन्ग एक्ट कर रही है, तो फोर्स पी इज इन दिस द डायरेक्शन। फिर जो बी एंड सी के अलॉन्ग जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज़ 3P, तो 3P फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। एंड जो हमारी थर्ड एंड लास्ट फोर्स है 4P वो एक्ट कर रही है ए सी की डायरेक्शन में, ए टू सी, ए सी डायरेक्शन, तो ए टू सी एरो हेड लगाना पड़ेगा, दिस इज़ 4P। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर जब हम भी बात करते हैं तो उसमें क्या है जो इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, 60 डिग्री एंगल जो है ये साइड्स आपस में बनाती है। अब हमारे पास तीन फोर्सेस आ चुके हैं यहाँ पे अलोंग थ्री साइड्स, दिस इज़ P फोर्स, दिस इज़ 3P फोर्स एंड दिस इज़ 4P फोर्स। अब तीन फोर्सेस है, इनका हमें क्या करना है, हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है रिजल्टेंट की। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा समीशन ऑफ एफ एक्स, जितनी भी फोर्सेस, तीनों फोर्सेस जो P, 3P, 4P इनका अलोंग एफ एक्स कॉम्पोनेंट एंड अलोंग एफ वाई कॉम्पोनेंट, जब ये दोनों आ जाएंगे तो हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए आपको तीनों कंपोनेंट के एक्स डायरेक्शन के अलोंग तीनों फोर्सेस के कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। तो फर्स्ट फोर्स की बात करते हैं, फोर्स पी। फोर्स पी पहले से ही हॉरिजेंटल की तरफ है बिल्कुल, और मतलब ये जो है 0 डिग्री पर इंक्लाइंड है हॉरिजेंटल के, तो कॉस 0 जो है वो हमारा 1 आ जाता है। तो इसीलिए कंपोनेंट करने की ज़रूरत नहीं, हम सीधा इसको इस डायरेक्शन में पी ले लेते हैं, और ये प्लस एक्स की डायरेक्शन के लॉन्ग है तो इसको प्लस लेंगे। और जब हम बात कर रहे हैं 3P फोर्स की, 3P फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन B टू C है, तो B से C जो पुल फोर्स है ये B पे, तो इसके जो कंपोनेंट है ये एक तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है, तो इसके कंपोनेंट अगर करने हो, अगर हम ट्राइंगल वाले मेथड से 3P के कंपोनेंट करें, अब जो 3P फोर्स है वो हमारी एंगल थीटा बना रही है यहाँ पर, तो इसका थीटा जो है वो 60 डिग्री है, तो अलोंग हॉरिजेंटल के साथ 60 डिग्री बन रहा है, तो 3P cos 60 हॉरिजेंटल के साथ कंपोनेंट आएगा, और 3P sin 60 जो है वो वर्टिकल के साथ कंपोनेंट आएगा। अब जो डायरेक्शन है 3P फोर्स की वो डायरेक्शन इस तरफ है,
तो जो ये साइन का कंपोनेंट है ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ को आएगी और इन ऑर्डर डायरेक्शन हमारी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की आएगी। तो हम एक्स की डायरेक्शन अगर यहाँ पर देखें तो वो नेगेटिव की तरफ है, तो यहाँ पर हम लेंगे -3p cos 60। अब हम 4p की बात करें तो 4p हमारा एक तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्स दिख रही है, तो यहाँ पर इस तरफ को इसके कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग, तो वो कॉज का कंपोनेंट होगा और वो प्लस की तरफ आ रहा है, तो 4p cos 60 डिग्री। अब यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें, दिस विल बी इक्वल टू p, दिस इज 4p cos 60 एंड दिस इज -3p cos 60, तो 4 - 3 इज 1, तो यहाँ पर साइन बड़ी टर्म का आएगा 4p का, तो दिस विल बी p cos 60 and this will be p plus p into 0.5, cos 60 is 0.5, this is equal to 1.5 p। तो यहाँ पर हमारा समीशन ऑफ एफ एक्स जो है वो 1.5 टाइम्स ऑफ p आ गया। फिर हम निकालेंगे समीशन ऑफ एफ वाई, तो एफ वाई के लिए p तो हॉरिजॉन्टल की तरफ है, तो इसका कोई कंपोनेंट हम वर्टिकल नहीं ले सकते, तो इसका वर्टिकल ज़ीरो इफेक्ट है, तो बाकी दो फोर्सेस इनके कंपोनेंट वर्टिकल आएंगे। 3p की बात करें तो 3p साइन 60 ये वर्टिकल आ रहा है, वैसे ही तो प्लस का साइन लिया, वैसे ही 4p का भी आ रहा है, वो वर्टिकल ही आएगा, 4p साइन 60, दिस विल बी इक्वल टू 7p साइन 60 एंड 7p इंटू, अब जो साइन 60 है दैट इज़ √3/2, और इसको सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो 6.06 टाइम्स ऑफ p, तो ये आ गया समीशन ऑफ एफ वाई। अब हमें समीशन ऑफ एफ एक्स और समीशन ऑफ एफ वाई निकल चुका है हमारा, तो रिजल्टेंट अगर निकालना हो तो उसका जो मेथड है वो इस इक्वेशन से निकलेगा, समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर अंडर द रूट। सो यहाँ पर हम एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 1.5 टाइम्स ऑफ p होल स्क्वायर प्लस दिस इज 6.06 टाइम्स ऑफ p होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। नाउ दिस इक्वेशन बाय सॉल्विंग वी विल गेट 6.24 p, तो ये r की वैल्यू आ गई रिजल्टेंट। अगर हमें डायरेक्शन निकालनी हो, डायरेक्शन इज tan अल्फ़ा, और जो अल्फ़ा जो एंगल है अल्फ़ा दिस इज़ विद हॉरिजेंटल, आर जो है हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बना रही है दैट इज़ अल्फ़ा, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ वाई अपॉन समीशन ऑफ एफ एक्स, तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे, दिस विल बी इक्वल टू tan अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई इज 6.06 एंड टाइम्स ऑफ p एंड एफ ऑफ एक्स इज 1.5 टाइम्स ऑफ p, p से p कैंसल्ड आउट, तो ये वैल्यू हमारी आ रही है 4.04। सो यहाँ से अगर अल्फ़ा निकाले तो tan इनवर्स 4.04, दिस अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 76.09 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। तो यहाँ पर हमारे पास अगर r की वैल्यू हम देखें तो ये है समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, दिस इज़ द समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई, और जो रिजल्टेंट हमने कैलकुलेट की है वो हमारी r दिस, और जो एंगल अल्फ़ा है दैट इज़ 76.09 डिग्री विद हॉरिजेंटल। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स व्हेन फोर्स ऑफ 6 न्यूटन, 8 न्यूटन, 10 न्यूटन एंड 12 न्यूटन act at the center of the square along the line joining the center to the vertices of the square। सो इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है एक स्क्वायर दे रखा है, और जो स्क्वायर के साइड्स जो डायगनल्स है उनके सेंटर पे ये फोर्सेस एक्ट कर रही है, चार फोर्सेस।
अगर हम लाइन जॉइनिंग द वर्टिसेस की बात करें तो यहाँ पर दो लाइंस हमारे पास आएगी, दिस वन एंड दिस वन। जो सेंटर है आपका, दिस पॉइंट, यहाँ पर फोर्सेस एक्ट कर रही है। लेट्स सपोज दिस इज ए बी सी एंड डी। अब जो फोर्सेस यहाँ पर एक्ट कर रही है, लेट्स सपोज दिस इज द 6 न्यूटन फोर्सेस एक्टिंग एट द सेंटर along the vertices, और नेक्स्ट फोर्स जो 8 न्यूटन है वो यहाँ पर एक्ट कर रही है, एंड जो हमारी 10 न्यूटन है वो यहाँ एक्ट कर रही है, 12 न्यूटन फोर्स हमारी यहाँ एक्ट कर रही है। सो सेंटर से हमारे चारों कॉर्नर पे फोर्सेस लग रही है। और स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर के साथ जो वर्टिसेस ज्वाइन करती है लाइन एज ए डायगोनल, तो उनके बीच में जो एंगल है दैट इज़ 45 डिग्री। हर तरफ को 45 डिग्री एंगल हो जाएगा। दिस विल बी द 45 डिग्री एंगल, दिस विल बी द 45 डिग्री एंगल, दिस विल बी द 45 डिग्री एंगल। तो हर एक फोर्स जो है 45 डिग्री एंगल बनाएगी विद हॉरिजेंटल। अगर हम इस फोर्स की बात करें, दिस इज 10 न्यूटन फोर्स, तो ये हॉरिजेंटल के साथ 45 का एंगल बनाएगी। वैसे ही यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो फोर्स है दैट इज़ 8 न्यूटन, वो भी 45 डिग्री एंगल बनाएगी। और यहाँ पर फोर्स बात करें तो 6 न्यूटन, तो ये फोर्स भी 45 डिग्री एंगल बनाएगी विद हॉरिजेंटल। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 12 न्यूटन की जो फोर्स है वो भी 45 डिग्री एंगल बनाएगी विद हॉरिजेंटल। तो लाइन ऑफ एक्शन पे हम फोर्सेस को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ फोर्स लग रही है तो इसको लाइन ऑफ एक्शन पे हम कहीं भी उठा सकते हैं, ये लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बोलता है। तो कॉर्नर पर लगा सकते हैं ये फोर्सेस हम, कि फोर्सेस को हमने शिफ्ट करके कॉर्नर पर ले गया। फॉर एनालिसिस पर्पस ईजी हो जाएगा। अब फिर से हमें क्या करना है कि हमें समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है और समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकालना है। जब हम एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई निकाल देंगे तो रिजल्टेंट निकालना हमारा इजी हो जाएगा। तो 6 न्यूटन से स्टार्ट करते हैं। 6 न्यूटन जो है इसका अलॉन्ग हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो होगा 6 कॉज ऑफ 45, और ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में 6 कॉज 45। अब 8 न्यूटन की बात करें तो 8 न्यूटन जो फोर्स है उसको कंपोनेंट प्लस एक्स की डायरेक्शन में आएगा, और हॉरिजेंटल के साथ जो भी कंपोनेंट बनता है वो कॉस का ही कंपोनेंट बनता है, 8 कॉस 45। ओके, सीधा सीधा ध्यान रखना है कि जब भी एंगल, अगर हम हर फोर्स का एंगल अगर हम हॉरिजेंटल के साथ ले तो यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स आएगा, इसमें अगर कंपोनेंट करना पड़े किसी फोर्स का तो यहाँ एफ ऑफ एक्स में हमेशा कॉज का ही कंपोनेंट आएगा, कॉज का ही एंगल आएगा। ओके, फिर हम बात करें 10 न्यूटन की, तो 10 न्यूटन फोर्स भी प्लस में आएगा, 10 कॉस 45। एंड अगर 12 न्यूटन की बात करें तो वो नेगेटिव में आएगा, कॉस 45। तो इसको सॉल्व करें अगर, तो एफ ऑफ एक्स, ये सारा कॉस 45 है तो एज इट इज़ सॉल्व कर सकते हैं। प्लस वाली जो टर्म्स है उनको पहले प्लस कर देते हैं, ये टर्म्स, सॉरी ये दो टर्म्स। फिर जो नेगेटिव टर्म्स है उनको अलग से प्लस करते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव टर्म्स की बात करें तो वो 6 एंड 12 है, तो ये 18 हो जा रहा है। एंड जो हमारा पॉजिटिव है वो भी 10 और 8 18 हो जा रहा है। तो प्लस वाली अगर हम लिखें 18 एंड 12 एंड 6, साइन माइनस का ही आएगा, दिस इज़ 18 कॉस 45। तो यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है वो ज़ीरो हो जा रहा है, विच इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है कैलकुलेट करके वो ज़ीरो आ रही है। फिर हम बात करते हैं एफ ऑफ वाई कैलकुलेट करने की। एफ ऑफ वाई कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कंपोनेंट करेंगे अलोंग वर्टिकल एक्सिस। तो वर्टिकल जो है कंपोनेंट हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव देखने पड़ेंगे, साइन के कंपोनेंट आएंगे। तो 6 न्यूटन का जो है वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा तो वो नेगेटिव होगा, -6 साइन 45। एंड 8 न्यूटन की बात करें तो उसका भी 8 नेगेटिव आएगा 45। एंड 10 की बात करें तो वो प्लस आएगा 10 साइन 45। एंड 12 की बात करें तो वो भी प्लस आएगा
साइन 45। तो इसको सॉल्व करके जो प्लस वाली है वो हम एक तरफ कर देते हैं और नेगेटिव वाले प्लस वाली जो टर्म है 10 प्लस 12 22 एंड माइनस 6 प्लस 8 14 22 minus 14 8 sin 45 and sin 45 is 8 into 1 upon root 2. From here we will get 4 under root 2 as f of y. अगर यहाँ से रिजल्टेंट निकाले तो रिजल्टेंट विल बी समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वेयर समीशन ऑफ एफ वाई स्क्वेयर होल अंडर द रूट। एफ ऑफ एक्स तो ज़ीरो है, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी विच विल बी इक्वल टू आर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई। सो आर की वैल्यू जो है 4 अंडर रूट 2 ये वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम बात करें डायरेक्शन की, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन एफ ऑफ एक्स, और tan अल्फ़ा की जगह हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा अपॉन कॉज अल्फ़ा। एफ ऑफ एक्स जो है 4 अंडर रूट 2 है, और तो इस टर्म को अगर हम देखें तो यहाँ से कॉज अल्फ़ा जो है इक्वल टू 0 आ रहा है, तो अल्फ़ा यहाँ से 90 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो मीन्स आर जो है वो हमारा वाई की डायरेक्शन में ही है। तो अगर हम ये चीज़ यहाँ पर समझें, समीशन ऑफ एफ एक्स हम यहाँ लेते हैं, समीशन ऑफ एफ वाई यहाँ लेते हैं, और आर जो है कहीं बीच में होता है और अल्फ़ा एंगल होता है। तो यहाँ पर जब हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं तो इस इक्वेशन में क्या है, जो समीशन ऑफ एफ एक्स है वो ज़ीरो हो जा रहा है, और जो आर है वो इक्वल टू समीशन ऑफ एफ वाई आ रहा है। तो आर की जो डायरेक्शन है वो इसी के ऊपर है, इसके इक्वल आ रहा है। तो एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है वो 90 डिग्री ही आ रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी देख सकते हो। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन की जो डिमांड है उसमें अगर हम देखें, द फोर्सेस ऑफ 30 न्यूटन 40 न्यूटन 50 न्यूटन 60 न्यूटन एंड 70 न्यूटन आर एक्टिंग from one of the angular point of a regular hexagon toward the other 5 points taken in order। अगर हम एंगुलर पॉइंट्स की बात करें हेक्सागन की, तो ये एंगुलर पॉइंट्स है जहाँ पर आपकी साइड्स जो है दो साइड्स मीट कर रही है, तो वो पॉइंट्स एंगुलर पॉइंट्स बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि एक एंगुलर पॉइंट से बाकी एंगुलर पॉइंट्स के लिए जो फोर्सेस लग रही है, दीज आर 30 न्यूटन 40 न्यूटन एंड 50 न्यूटन 60 न्यूटन 70 न्यूटन। तो ये आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम एक एंगुलर पॉइंट कोई ले लेते हैं, लेट्स सपोज दिस इज द ए पॉइंट बी सी डी एंड ई। सो कोई एक एंगुलर पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स सपोज दिस पॉइंट ए। इस पॉइंट से बाकी फोर्सेस जो जा रही है वो ले लेते हैं। तो इस तरफ को जो फोर्स है दैट इज 30। फिर जो सेकंड एंगुलर पॉइंट यहाँ से मैच हो रहा है दैट इज दिस पॉइंट। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही है इस पॉइंट पे दैट इज 40 न्यूटन। और फिर अगर हम बात करें ए टू डी, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही है आपके दैट इज 50 न्यूटन। एंड नेक्स्ट ए टू ई बात करें तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही है दैट इज 60 न्यूटन। एंड जो लास्ट आपके पास जो फोर्स बच रही है दैट इज ए टू एफ, दैट फोर्स इज 70 न्यूटन। तो ये एंगुलर पॉइंट्स सारे कवर कर दिए हमने, ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी, ए टू ई, ए टू एफ। ठीक है, अब ये जो रेगुलर हेक्सागन है, तो हमें ये एक चीज़ इसमें ध्यान में रखना है कि रेगुलर हेक्सागन के बीच में जो एंगुलर जो हमने पॉइंट्स जोड़े हैं,
इनके बीच में जो एंगल बनता है वो सबके बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री। सो हर एक एंगुलर पॉइंट के बीच में जो एंगल बना है दैट इज 30 डिग्री। तो यहाँ से हमें फिर से कैलकुलेट करना है समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई। अगर हम एफ ऑफ एक्स निकालें, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू, अब जो 30 न्यूटन की फोर्स है वो हॉरिजेंटल ही है और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिया, फिर 40 न्यूटन का जो कंपोनेंट है अलोंग द एक्स और एंगल जो है वो थीटा आएगा, दैट इज़ 30, कॉस का कंपोनेंट आएगा 40 कॉस 30 प्लस 50 कॉस। अब जो यहाँ पर 50 न्यूटन की जो ये फोर्स है ए टू डी, इसके बीच में जो एंगल यहाँ हॉरिजेंटल के साथ जो बन रहा है 30 प्लस 30 दिस इज 60 प्लस, फिर हम बात करते हैं 60 न्यूटन की। तो 60 न्यूटन की जो फोर्स है यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दिस इज़ परपेंडिकुलर और टू द हॉरिजेंटल, और ये 30 प्लस 30 प्लस 30 तो ये 90 का एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो कंपोनेंट जो आएगा कॉज 90। वैसे ही अगर हम बात करें 70 न्यूटन, अब जो 70 न्यूटन है इस फोर्स का जो एंगल है विद हॉरिजेंटल दैट इज़ 120 डिग्री, और इसका जो कंपोनेंट है वो नेगेटिव कंपोनेंट आने वाला है, नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में, 70 कॉस 120। अब इसको अगर जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए आपके पास मैं छोड़ रहा हूँ, सॉल्व करके आपके पास आएगा 54.64 न्यूटन। ओके, वैसा ही एफ ऑफ वाई निकालेंगे तो एफ ऑफ वाई निकालेंगे, 30 का जो है वाई के लॉन्ग कोई कंपोनेंट नहीं होगा तो ये फोर्स नहीं आएगी, 40 न्यूटन का होगा और वो वर्टिकल आएगा तो प्लस है सारा, 50 का भी वर्टिकल आएगा, सॉरी 40 का कॉस साइन 30 आएगा और 60 का साइन, सॉरी 50 न्यूटन का साइन 60 डिग्री आएगा, और 60 की बात करें तो साइन 90 आएगा, और वो हम वैसे भी वर्टिकल के लॉन्ग है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे साइन 90 हम रहने दे सकते हैं, डायरेक्ट 60 लिखेंगे। उसके बाद प्लस 70 साइन 120। ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 183.92 न्यूटन। ओके, अब रिजल्टेंट निकालना होगा तो रिजल्टेंट हम निकालेंगे समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर अंडर द रूट, और ये वैल्यू आपके पास आएगी 54.64 होल स्क्वायर प्लस 183.92 होल स्क्वायर अंडर द रूट, और आर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आर की वैल्यू हमारी आ रही है 191.86 न्यूटन। ओके, और डायरेक्शन निकालनी होगी तो फिर से हम टेन अल्फा इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ वाई अपॉन समीशन ऑफ एफ एक्स करेंगे, एफ वाई इज़ 183.92 अपॉन 54.64, एंड यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू जब कैलकुलेट करनी होगी तो वो आएगी 73.45 डिग्री। ओके, विद हॉरिजेंटल, और दोनों हमारे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई जो है वो दोनों प्लस के साइन आ रहे हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा रिजल्टेंट लाई करेगा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फाइंड द रिजल्टेंट इफ ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागन हैविंग फोर्सेस P 2P 3P 4P 5P 6P अलोंग। अब इन साइड्स के अलोंग ये फोर्सेस एक्ट कर रही है, तो हमें क्या है सबसे पहले तो आपको नेमिंग करनी पड़ेगी, ए बी सी डी ई एंड एफ। अब अगर हम यहाँ पर बात करें फोर्सेस, फर्स्ट ऑफ ऑल बी टू ए डायरेक्शन लेनी पड़ेगी और जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज़ P। नेक्स्ट B2C दैट इज़ 2P एंड D2C दिस इज़ 3P एंड E2D is 4P
and E2F is 5p, and last 6p force from F to A, this is 6p. अब ये फोर्सेस हमारे पास एक्ट कर रही है, तो इन फोर्सेस के एंगल निकालने पड़ेंगे सबसे पहले विद हॉरिजेंटल, क्योंकि हम हॉरिजेंटल के साथ ही एंगल लेते हैं। तो हॉरिजेंटल के साथ यहाँ पर अगर 2p की बात करें, 2p ये हमारा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है हेक्सागन का। अब जब रेगुलर हेक्सागन के एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा, ये तो हो गया 2p जो है 60 डिग्री एंगल बना रही है। वैसे ही हम यहाँ बात करें 3p, तो 3p भी हॉरिजेंटल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें 5p की, तो 5p भी एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री होगा इसका। एंड 6p की बात करें तो 6p भी हॉरिजेंटल के साथ यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो सारी फोर्सेस जो है एंगल यहाँ पर 60 डिग्री का ही बना रही है विद हॉरिजेंटल। तो अगर हम एफ ऑफ एक्स निकालें, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जो फोर्स पी से स्टार्ट करते हैं तो फोर्स पी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है एक्स के, एंड 2p फोर्स का जो कंपोनेंट है वो प्लस में आएगा कॉज ऑफ 60। हॉरिजेंटल के लॉन्ग कॉज का कंपोनेंट लेते हैं जब हम एंगल, अगर हम एंगल जो है वो हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ देखें तो यहाँ पर 3p भी कॉज 60 होगा। 4p जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में है तो सिंपल 4p लिखेंगे। एंड 5p जो है नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में जा रही है, -5p कॉज 60। सो नेक्स्ट फोर्स इज दिस 6p। अब ये 6p जो फोर्स है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये फोर्स जो है ये एक्चुअली में फोर्थ क्वाड्रेंट वाली फोर्स नज़र आ रही है ये, और इस पॉइंट पे ये लग रही है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है। तो यहाँ पर जो एंगल जो बन रहा है हॉरिजेंटल के साथ वो 60 डिग्री बन रहा है, और इस पुश फोर्स को हमें पुल फोर्स बनाना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर इसके कंपोनेंट। तो इसका जो कंपोनेंट है वो एक्स के जो है पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आएगा, और जो इसका वाई का कंपोनेंट है वो नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6p कॉज 60 डिग्री ऑफ प्लस साइन, और इसको कैलकुलेट करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी 8 टाइम्स ऑफ p। इसी तरह से हम समीशन ऑफ एफ वाई निकालेंगे इस प्रॉब्लम के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम p फोर्स की बात करें तो p फोर्स और 4p फोर्स जो है ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट के अलॉन्ग लग रही है, हॉरिजेंटल एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है, तो इसका कोई वर्टिकल इफेक्ट नहीं होगा, तो वाई के अलॉन्ग इसके कोई कंपोनेंट नहीं आएंगे। बाकी फोर्सेस के हम कंपोनेंट देखते हैं। अब जब 2p की बात करें, 2p फोर्स इस तरफ से लग रही है तो वर्टिकल इसका कंपोनेंट होगा, हॉरिजेंटल इस तरफ को होगा, वर्टिकल पॉजिटिव वाई की तरफ जाएगा, तो 2p साइन 60। एंड 3p की बात करें तो 3p का कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, -3p साइन 60। एंड 5p की बात करें तो वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, -5p साइन ऑफ 60। एंड इसी तरह से यहाँ पर -6p साइन 60, और इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास फोर्स आएगी दैट विल बी -10.39 टाइम्स ऑफ p। तो ये आएगा समीशन ऑफ एफ वाई। तो इसी तरह से अगर रिजल्टेंट निकालनी हो, रिजल्टेंट विल बी समीशन ऑफ एफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 8 टाइम्स ऑफ p होल स्क्वायर माइनस ऑफ 10.39 p होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो यहाँ से जब रिजल्टेंट कैलकुलेट करोगे तो जो रिजल्टेंट आने वाला है वो कैलकुलेट कीजिए। ये मैं प्रॉब्लम आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है रिजल्टेंट की विद हॉरिजेंटल एक्सिस, तो tan अल्फ़ा विल बी इक्वल टू समीशन ऑफ एफ वाई अपॉन समीशन ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ से अल्फ़ा निकालिए, उसकी डायरेक्शन आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये कैलकुलेशन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका सॉल्यूशन क्या आ रहा है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा है। अभी तक हमने देखा कि क्वाड्रेंट्स की बात की, लेकिन अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो डायरेक्शन पढ़ने वाले हैं। डायरेक्शन मीन्स
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब इन डायरेक्शन में इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आए कि डायरेक्शन आपके पास दे रखी है कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, उस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर सारी फोर्सेस जो है वो पुल फोर्स बनानी है। फर्स्ट स्टेप जो आपको सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप करना है, जो भी फोर्सेस आपके पास दे रखी है, अगर आपके पास सारी पुल फोर्सेस है तो बेटर है, अदरवाइज़ आपको सारी की सारी फोर्सेस पुल फोर्स बनानी है। और एंगल हमेशा आपने हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ ही लेना है, एंगल हमेशा आप हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ ही लोगे। लेट्स सपोज ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है और यहाँ पर पुश फोर्स लग रही है, ये पुश फोर्स है इस पॉइंट पे। जब हमने पहले बात की तो हमने पुल फोर्स की बात की, अब यहाँ पर पुश फोर्स लग रही है। तो हमें पता है कि लाइन ऑफ एक्शन जो है ये वाइट कलर की जो यहाँ पर आप देख रहे हो लाइंस, ये हमारी लाइन ऑफ एक्शन है। इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये हुई, तो हम इस लाइन ऑफ एक्शन पे इस फोर्स को कहीं भी ले जा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पुश फोर्स को कन्वर्ट करके पुल फोर्स बनाना है, पुश को पुल बनाना है इस पॉइंट के लिए। तो इस पॉइंट के लिए अभी ये फोर्स जो है पुश फोर्स है, एफ फोर्स। तो इसको उठा के अगर हम यहाँ लगा दें, यहाँ से उठा के हम इसको यहाँ पहुँचा दें, तो ये फोर्स जो है इस पॉइंट के लिए पुश फोर्स हो जाएगी। अब लेट्स सपोज ये एंगल बना रही थी विद हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ यहाँ जो एंगल बन रहा था थीटा। ओके, सो हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ एंगल सेम रहेगा, हमने सिर्फ अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन फोर्स को उठाया है, तो ये एंगल हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ थीटा ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर फोर्स इस तरह से है तो इसको उठा के यहाँ ले जा सकते हैं एफ फोर्स, और अगर एंगल ये हॉरिजेंटल के साथ यहाँ थीटा बना रही थी तो ये एंगल भी सेम थीटा ही होगा। ओके, यहाँ अगर हम पुश फोर्स की बात करें, इस तरफ को पुश फोर्स है तो उसको हम ले जाके यहाँ पर ऊपर पुल फोर्स बना सकते हैं। तो इधर की फोर्स हमने वहाँ ले जाके पुल बना दी, इधर की फोर्स यहाँ पर जाके पुल बना दी, तो ये वाली फोर्स यहाँ ले जाके पुल बना दी हमने, और एंगल विद हॉरिजेंटल सेम रहेगा जो पहले था। ओके, हॉरिजेंटल के साथ देखना है एंगल हमेशा। तो यहाँ पर जब बात करें तो अगर यहाँ पर पुश फोर्स है इस पॉइंट पर, तो यहाँ ले जाके इसको पुल बनाया जा सकता है, और अगर ये हॉरिजेंटल के साथ एंगल थीटा बना रही थी तो यहाँ पर भी हॉरिजेंटल के साथ एंगल थीटा ही रहने वाला है, तो इस फोर्स को यहाँ से उठा के यहाँ ले गए। ओके, तो पुश फोर्स को हमें पुल बनाना है, ये हमारे जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है वहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा सॉल्व करने में। अदरवाइज़ आप क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंपल वे में चाहते हैं तो आप पुल फोर्स बना दीजिए, तो उससे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपने इसके डायरेक्शन जो है वो अच्छे से देख ली, डायरेक्शन आपने आइडेंटिफाई कर दी, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल के और समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकाल के। सो इसको क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। आपके पास फॉलोइंग फोर्सेस दे रखी है, पॉइंट पे एक्ट कर रही है, 15 न्यूटन पुल ड्यू नॉर्थ। अब ड्यू नॉर्थ बोला हो तो ड्यू नॉर्थ का मतलब क्या है आपको ये समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट, दिस इज़ नॉर्थ एंड दिस इज़ साउथ। अब यहाँ पर आपको फोर्स डायग्राम बनाना है, जो फोर्सेस है वो शो करनी है कि कौन सी फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। अब 50 न्यूटन फोर्स जो है ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जो है वो फोर्स लग रही है, तो इस तरफ फोर्स आएगी, दैट इज़ 50 न्यूटन। अब जो 50 न्यूटन की फोर्स है वो यहाँ पर एक्ट कर रही है, दिस इज़ 50 न्यूटन। ओके, अब नेक्स्ट बात करें तो सेकंड फोर्स दे रखी है 25 न्यूटन टुवार्ड ईस्ट। अब जो टर्मिनोलॉजी है, ड्यू मतलब ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ, टुवार्ड ईस्ट मतलब ईस्ट की तरफ। अब इस क्वेश्चन में मैंने जिस तरह की टर्मिनोलॉजी इन क्वेश्चन में यूज़ की जा सकती है, तो वो हर एक टाइप की टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज़ की है। तो आपको अगर इस तरह की टर्मिनोलॉजी इन क्वेश्चन में आई और डायरेक्शन कुछ भी आई, फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ भी आया, तो आपको अंडरस्टैंड कर लेना है कि इस
किस तरह से फोर्स आपने यहाँ पर एक्ट करवानी है। तो कॉन्सेप्ट फोर्स एक्ट करवाने का ही है। अब 25 न्यूटन ड्यू ईस्ट टुवार्ड ईस्ट बोला है, तो इधर को फोर्स आएगी ईस्ट की तरफ में। दिस इज द फोर्स ऑफ 25 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट फोर्स बोला है 20 न्यूटन पुश इंक्लाइंड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब जो पुश फोर्स है वो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट लेना है, तो इस फोर्स को अब एक्ट करवाते हैं। जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमारी यहाँ सेंटर पॉइंट है। अब जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो हमारी सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पर एक्ट करवानी है फोर्स 20 न्यूटन नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के 30 डिग्री नॉर्थ में। अब जो ये एंगल है, दिस इज द पुश फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, और ये एक्ट कर रही है 30 डिग्री। क्वेश्चन में बोला था कि 30 डिग्री टू नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के नॉर्थ में 30 डिग्री, ये ईस्ट है, इसके नॉर्थ साइड को 30 डिग्री जाना है आपने, तो 30 डिग्री एंगल यहाँ पर बनाया है, तो पुश फोर्स शो की है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द 30 न्यूटन टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट। जब इस तरह की टर्मिनोलॉजी हो तो नॉर्थ वेस्ट, इसका मतलब है कि सेंटर में, नॉर्थ और वेस्ट के सेंटर में 45 के एंगल के बिटवीन जो फोर्स है वो एक्ट करेगी। अगर जैसे बोला हो ईस्ट वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, इस तरह से बोला जाए, तो ये इसका मतलब है कि वो जो फोर्स है वो सेंटर में है और 45 के एंगल पे एक्ट कर रही है। सो लेट्स टेक नॉर्थ और वेस्ट के बीच में फोर्स एक्ट करेगी, इन दोनों साइड के बीच में, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, तो यहाँ पर सेंटर में 45 के एंगल पे ये एक्ट करेगी। तो हम एंगल हमेशा हॉरिजेंटल से ही लेना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर, और ये जब क्वेश्चन में बोला ना हो कि पुश है कि पुल है, तो हम हमेशा पुल ही लेंगे जब तक पुश के लिए बोला ना जाए। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, सो नेक्स्ट इज 30 न्यूटन पुश इंक्लाइंड एट 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट के साउथ की तरफ। अब जो वेस्ट के साउथ है, ये वेस्ट है, वेस्ट के साउथ की तरफ 60 डिग्री जो है ये इंक्लाइंड है, और पुश है 30 न्यूटन का। तो यहाँ पर फोर्स लगेगी, और ये फोर्स है पुश फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, और इसके बीच में जो एंगल है दैट इज़ 60 डिग्री, वेस्ट साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट के साउथ में 60 डिग्री। नेक्स्ट हम बात करेंगे 15 न्यूटन फोर्स साउथ 60 डिग्री ईस्ट, साउथ के 60 डिग्री ईस्ट की तरफ ये एक्ट कर रही है। तो यहाँ पर साउथ है, इसके 60 डिग्री ईस्ट की तरफ ये फोर्स एक्ट कर रही है 15 न्यूटन की फोर्स। तो इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। दिस इज़ द 15 न्यूटन फोर्स, और ये एक्ट कर रही है साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमने एंगल्स देख लिए हैं फोर्सेस के। अब जो पुश फोर्स है उनको हमें पुल फोर्स बनाना है, और बाकी जो पुल फोर्स है वो एज इट इज़ रखनी है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा है पुश फोर्स को पुल बनाना है। अब जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या करना है कि जो भी हमने फोर्सेस लेनी है उनका जो एंगल है, एंगल वो हमें विद हॉरिजेंटल ही लिखना है, राइट एंगल विद हॉरिजेंटल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो अब यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट फोर्सेस को। अब जो फोर्सेस है वो हमें पुश फोर्स पुल बनानी है, बाकी फोर्सेस एट इज इट रखनी है। 25 न्यूटन जो फोर्स है ईस्ट पे, वो वैसी की वैसी ही आएगी, पुल फोर्स है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर हम बात करते हैं 20 न्यूटन फोर्स। अभी 20 न्यूटन फोर्स जो है ये हमारी
पुल फोर्स इस तरफ को हो जाएगी। अब ये उठा के हमें यहाँ ले जानी पड़ेगी अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। तो ये हो जाएगी 20 न्यूटन, और एंगल जो लेना है वो हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री ही बन रहा है, तो यहाँ पर 30 डिग्री ही लेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट फोर्स हमारी 50 न्यूटन, वो एज इट इज़ वर्टिकल रहेगी 50 न्यूटन। एंड जो हमारी नेक्स्ट 30 न्यूटन फोर्स है वो भी वैसी रहेगी, बिल्कुल सेंटर में। दिस इज़ 30 न्यूटन, और इसका जो एंगल है दैट इज़ 45 डिग्री। एंड ये फोर्स काउंट कर दी, 50 न्यूटन काउंट कर दी, 30 न्यूटन काउंट कर दी। एक डायरेक्शन से चला, एक डायरेक्शन से चलना चाहिए आपको, ताकि बाकी फोर्सेस छूट ना जाए, कोई फोर्सेस बीच में छूट ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 30 न्यूटन की जो फोर्स है वो हमारी नेक्स्ट फोर्स है, और ये जो फोर्स है ये हमारी पुश फोर्स है। तो इसको अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन हम ले जाएंगे यहाँ, तो वो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगी। तो ये जो फोर्स है ये इधर आ जाएगी, दिस इज 30 न्यूटन फोर्स, और ये फोर्स एंगल बना रही है 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल हम लिखेंगे। और नेक्स्ट फोर्स हमारी लास्ट बचती है 15 न्यूटन फोर्स। तो 15 न्यूटन फोर्स हमारी इस तरफ को है, और ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रही है, ये वर्टिकल लाइन है। यहाँ पर देखने वाली बात है, जो ये एंगल बन रहा है ये वर्टिकल लाइन के साथ बन रहा है। वर्टिकल के साथ अगर 60 डिग्री बन रहा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पर जो एंगल है दैट विल बी 30 डिग्री। तो जो 15 न्यूटन जो फोर्स है वो हमारी यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज़ 30 डिग्री। अब हमने फोर्सेस जो है सारी फोर्सेस पुल फोर्स बना दिए, और एंगल भी हॉरिजॉन्टल के साथ ले लिए हैं सारे एंगल्स। तो अब हमारा जो काम है दैट इज़ समीशन ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो 25 न्यूटन फोर्स है, यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट से। 25 बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पे है तो एज इट इज़ आएगी। अब जो 30 न्यूटन है हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग जो कंपोनेंट आते हैं वो हमेशा कॉस का लेते हैं हम, और फिर उसके बाद जो 50 न्यूटन है वो बिल्कुल वर्टिकल जा रही है, तो हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग इसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट 30 न्यूटन, और ये इसका जो कंपोनेंट है वो नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है हॉरिजॉन्टल में, तो ये 30 कॉस 45 हो जाएगा। उसी के साथ नेक्स्ट 20 न्यूटन। अब जो 20 न्यूटन है वो भी नेगेटिव एक्स की तरफ उसका कंपोनेंट जा रहा है, और लास्ट में हमारा बचता है 15 न्यूटन, ये हमारा पॉजिटिव एक्स की तरफ कंपोनेंट जा रहा है। तो इसको सॉल्व करके जो भी आएगा दैट विल बी समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई अगर लिखें, समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई दैट विल बी 25 का कोई कंपोनेंट वाई के लॉन्ग नहीं आएगा, 30 का आएगा और प्लस का आएगा 30 साइन 60, और 50 जो है वो वर्टिकल है पॉजिटिव एक्स वाई की डायरेक्शन में, तो एज इट इज़ लिखेंगे। फिर हमारा जो 30 न्यूटन है वो भी पॉजिटिव आएगा साइन 45, और जो 20 न्यूटन है उसका कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा 20 साइन 30, और जो 15 है उसका भी वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा 15 साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरीके से हम एफ ऑफ वाई निकाल देंगे। तो जो भी वैल्यू आएगी ये आपको कैलकुलेशन के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। कमेंट्स करके आपने बताना है कि क्या वैल्यू आती है, और रिजल्टेंट अगर निकालना हो तो समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वेयर अंडर द रूट, यहाँ से रिजल्टेंट निकल जाएगा। और एंगल निकालना होगा तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल के यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के आप एंगल निकाल सकते हो। तो ये कैलकुलेशन के लिए आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो ये थी कि आपको एक तो टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। टर्मिनोलॉजी इन द सेंस कि जैसे आपको यहाँ बोला ड्यू नॉर्थ का मतलब क्या है, टुवर्ड ईस्ट का मतलब क्या है, इंक्लाइंड 30 डिग्री टू नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है,
इसका क्या मतलब है, नॉर्थ वेस्ट अगर इस तरह से इस तरह से आपके पास आ जाए, नॉर्थ ईस्ट आ जाए, साउथ ईस्ट आ जाए, वेस्ट साउथ आ जाए, साउथ वेस्ट आ जाए, तो उसका क्या मतलब हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे हम बात करें 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, इस तरह से कुछ और आ जाए, या साउथ 60 डिग्री वेस्ट, इस तरह से यहाँ पर दे रखा है, तो 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, इस तरह से अगर आ जाए, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। फिर हमें सेकंड स्टेप क्या करना है कि जो पुश फोर्सेस है उनको पुल बना देना है, और जो एंगल्स है वो सारे हमें हॉरिजेंटल के साथ ही लिखने हैं, हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ क्या एंगल है। तो यहाँ से सॉल्व करने के लिए हमारे पास ईजी हो जाता है। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू।